हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई की बुक इंग्लिश हॉर्नबिल क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाई खुशवंत सिंह के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother's being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of my games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. इस इंग्लिश पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन भी है जो मैं कर रहा हूँ। मेरी दादी एक हर की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थी। जैसे मैं जानता था, लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी और उनका एक पति भी था, परंतु यह विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग में टांड के ऊपर लटकती थी। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। इस प्रकार से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे। वे ऐसे दिखते थे मानो उनके पास बहुत से पोते पोतियाँ थे। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जिनको वह बचपन में खेलती थी। वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था और हम इसको उन महान संतों की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisis across the wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful,
She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, वह हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह जाती थी। नहीं, हमें पक्का विश्वास है वह हमेशा से ही ऐसी थी जैसा कि हम उसको जानते थे। बूढ़ी इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। वह शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी, पर हमेशा मन से सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी। उनकी चांदी जैसी सफ़ेद लटें बिना बंधे हुए उनके पीले झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी रहते थे और उनके होंठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ी ज़मीन जैसी थी, एक शांति और संतुष्ट भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का फैलाव। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ना ही आपको बुक्स की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है, बस आप एक अच्छे श्रोता के रूप में सुनते हैं। My grandmother had I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए जब वे शहर में रहने गए तथा हम लगातार एक साथ थे। वो मुझे सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस स्वर में करती थी, जबकि वह मुझे नहला रही होती थी और कपड़े पहना रही होती थी, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से याद कर लूँगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इसे सीखने की तकलीफ़ कभी नहीं की। फिर वह मेरी तख्ती लेकर आती, जिसको वह पहले ही धो चुकी होती थी और मुल्तानी से पोंछ चुकी होती थी। एक छोटी मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल कलम, इन सब को इकट्ठा बांधती और इसे मुझे देती। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए कुछ बासी रोटियां ले जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer
while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scripture. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अक्षर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्षर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते तब हम घर वापस चलते। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। वे हमारे पीछे घर तक आते, गुर्राते हुए, और जो रोटियां हम उनके लिए फेंकते उन पर झगड़ते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was turning point to our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तब उन्होंने हमें बुला लिया। यह हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे और उसने दादी ने शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट स्टेंजा है, As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. हिंदी ट्रांसलेशन है, जैसे ही वर्ष बीतते गए मेरा और दादी का मिलना कम होता गया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आता तो जो कुछ अध्यापक ने पढ़ाया होता वह पूछती थी। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की बातें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, धरती का गोल होना आदि बताता था। इससे वह नाराज हो जाती थी। वह मेरे पाठ में सहायता नहीं कर सकती। वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो वे मुझे स्कूल में पढ़ाते थे।
और परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं थी। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत भी सिखाया जाता था। वह बहुत परेशान हो गई। उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ से था। यह संगीत केवल वेश्याओं और भिखारियों का ही एक अधिकार था और भद्र पुरुषों के लिए नहीं था। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, पर उनकी चुप्पी का मतलब असहमति था। वह उसके बाद मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to walk to anyone from sunrise to sunset. She sat by her wheel spinning and reciting prayer. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never stood them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जब मैं विश्वविद्यालय जाने लग गया तो मुझे अलग से कमरा दे दिया गया। दोस्ती का साझा संबंध टूट गया था। मेरी दादी ने एकांतवास त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर लिया। वह बिरले ही अपना चरखा काटना किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक वह चरखा काटती हुई और प्रार्थना करती हुई बैठी रहती थी। केवल दोपहर को ही वह चिड़ियों को खिलाने के लिए आराम करती थी, जबकि वह बरामदे में रोटियों को टुकड़ों में तोड़ती हुई बैठी रहती। सैकड़ों छोटे पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ करते हुए उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। कुछ आते और उनके पैरों में बैठ जाते, दूसरे उनके कंधों पर बैठे होते तो कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाते। वह मुस्कुराती थी पर उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। नेक्स्ट है, When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kicked me forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे पक्की तसल्ली थी कि दादी परेशान होंगी। मैं 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था, पर मेरी दादी बता सकती थी। वह भावुक भी नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई, परंतु उन्होंने बात नहीं की और कोई भाव नहीं दिखाया। उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे और मन प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां अपनी
माना कि मानकों को रटती हुई व्यस्त थीं। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं गया तो वह गीला निशान मैंने अपने पास रखा। शायद वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। नेक्स्ट स्टेंजा, बट दैट was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. हिंदी ट्रांसलेशन। परंतु ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद मैं वापस घर आया और वह मुझे स्टेशन पर मिली। वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। अब भी उनके पास बोलने का समय नहीं था और वह जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। मेरे आने के पहले दिन भी उनके पास सबसे अधिक खुशी के पल वो थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को लंबे समय तक खिलाया। नेक्स्ट स्टैंजा है, इन द इवनिंग a chance came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of barriers. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. हिंदी अर्थ, शाम को उनमें एक बदलाव आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू किया। कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटा और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले गीत गाए। हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए रोकने का आग्रह करना पड़ा। यह पहला समय था जहाँ तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। नेक्स्ट स्टेंजा, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time taking to us. हिंदी अर्थ, अगली सुबह को वह बीमार पड़ गई। यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह चला जाएगा। पर मेरी दादी दूसरी तरह से सोचती थी। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक था। उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटे पहले ही प्रार्थना करना छोड़ा था और वह और समय उनके साथ बातें करने में व्यर्थ करने नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हमने मना किया पर उन्होंने हमारे
मना करने की उपेक्षा कर दी। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई और माला जपती हुई, इससे पहले कि हमें सदैव हो पाता। उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वह मर गई थी। नेक्स्ट स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा। We lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. हिंदी ट्रांसलेशन है। हमने उनको बिस्तर से उठाया जैसे कि रिवाज होता है, उनको ज़मीन पर लेटा दिया और एक लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। कुछ घंटों के विलाप के बाद उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। शाम को हम एक साधारण अर्थी के साथ उनका दाह संस्कार करने ले जाने के लिए उनके कमरे में गए। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी से चमका दिया था। हम आंगन में आधी दूरी तय करने के बाद रुके। बरामदे में सभी जगह और उनके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ वे मृत लेटी हुई और लाल कफन में लिपटी हुई थी। हजारों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थीं। कोई चहचहाहट नहीं थी। हमने पक्षियों के लिए अफसोस किया और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने मेरी माँ ने उनको टुकड़ों में तोड़ा जिस तरह मेरी दादी किया करती थी और उनके चिड़ियों के सामने फेंक दिया। चिड़ियों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम मेरी दादी की लाश को ले गए, वे चुपचाप उड़ गईं। अगली सुबह सफाई करने वाले ने रोटी के टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। इसके कुछ वर्ड मीनिंग हैं, वो भी हम इसके माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। रिवोल्टिंग मीन्स हेयर इनकन्वीनियंसिंग, जो सच न लगे। प्रोफेट्स मीन्स सेंट्स, महापुरुष। फेबल एन ओल्ड मोरल स्टोरी इन विच करेक्टर्स आर जनरली एनिमल्स, जानवरों के चरित्र वाली कहानी। हॉप्ड वॉक्ड, चलती थीं। लॉक्स हेयर ऑन फोरहेड, माथे पर बालों की लटें। स्टूप बेंड, झुकाव। इनऑडिबल मीन्स विच कैन नॉट बी हियर्ड, जो सुनाई न दे। एक्सपेंस मीन्स स्ट्रेच, फैलाव। मोनोटोनस मीन्स टेडियस, उबाऊ, बोर करने वाला। अ टर्निंग पॉइंट मीन्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण समय। रोल्ड बाई मीन्स पास्ट, गुजर गए। स्क्रिप्चर मीन्स रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ। मोनोपोली मीन्स हैविंग सोल राइट, एकाधिकार। हार्लॉट्स मीन्स
प्रोस्टिट्यूशन वेश्याएं, स्नैप्ड मीन्स ब्रूक टूट गया, सिक्ल्यूशन मीन्स लॉनलीनेस एकांतवास, वेरिटेबल मीन्स ऑफ मैनी काइंड्स विभिन्न तरह की, बेडलम मीन्स कंफ्यूज नॉइस शोर, एब्रॉड मीन्स हैविंग, एब्रॉड मीन्स फॉरेन विदेश, सूड मीन्स सूब्ड टू मेक रन अवे भगाना, सेंटिमेंटल मीन्स अ पर्सन हैविंग इमोशन विच कैन इजीली बी स्टिमुलेटेड, भावुक, चेरिश्ड मीन्स एंजॉयड आनंद लिया, मॉइस्ट मीन्स वेट गीला, रिसाइट मीन्स टू सिंग गाना, फ्राइवोलस मीन्स स्मॉल छोटे अमहत्वपूर्ण, सैगिंग मीन्स ओल्ड एंड वॉर्न पुरानी और घिसी हुई, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स टायरलेस थकान, इग्नोर मीन्स टू लुक ओवर अनदेखा करना, पैलर मीन्स येलोनेस पीलापन, क्रम्स मीन्स पीस टुकड़े। बच्चों, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िएगा, एक बार दो बार जितनी बार में समझ में नहीं आ रहा बार बार पढ़ते रहिए और अच्छे मन से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।